आवाज आ रही है? ठीक। तो यहाँ से हमने ये चीजें तो देख ली दोनों कि क्या होगा, या तो दोनों संख्याएं क्या हो, सम हो, या दोनों ही विषम हो, तभी उनका अंतर सम आता है। ठीक है, अब देखो ये, और हमें ये भी दिखाना है कि तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध है, इसका मतलब ये सम्मित भी है, संक्रामक भी है, और क्या है, तो तुल्य भी है। तीनों दिखा देंगे। ये पूछा है सीधा, यही है, सिद्ध करना है, तो मतलब होगा तो सही। पहली चीज तो ये। तो देखो मैं पहले चीज देखता हूँ, तो तुल्य हम यहाँ नहीं निकालेंगे सारी चीजें कि सेट पता नहीं कितने बनते हैं, चेक करने हैं, इसको डायरेक्ट कर लें। देखो क्योंकि ए में से ए घटाता हूँ, कितना आता है किसी भी संख्या, मैंने माना, यहाँ माना क्या कर लिया, ए किसका अवयव है, एक्स किसका अवयव है, एक। ए सेट 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो एक्स ए का अवयव है तथा एक्स माइनस एक्स कितना होता है, 0। सम, 0 भी सम होता है, सम संख्याएं 0 2 4 6 8 ये आती है। अतः ए और बी कब संबंधित होंगे, जब ए माइनस बी क्या होता है, 0। अतः एक्स किससे संबंधित है, एक्स से संबंधित है, और आर में है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, ए एक्स को एक्स किस में है, आर में। और समुचे आर क्या है, समतुल्य क्या है। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब देखो समतुल्य होने के बाद में ये आर समतुल्य इतने लिखा है। दूसरी चीज सम्मित चेक करें, और सममित चेक करने के लिए मान लेंगे, वही हर बार ये करेंगे कि माना एक्स वाई किस में है, का मतलब क्या हुआ, इसलिए परिभाषा से क्या हो जाएगा कि मोड ऑफ एक्स माइनस का वाई सम है। हमें अब क्या दिखाना है कि वाई माइनस एक्स भी सम है, तो होता है माइनस का 4 सम है, तो प्लस का 4 भी क्या होता है, सम माइनस का। देखो यहां से मैं क्या करता हूं, अंदर इन दोनों में से माइनस का एक कॉमन ले लेता हूं, या माइनस कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो माइनस का एक कॉमन लेता हूं, तो ये संख्याएं क्या बन जाएंगी, माइनस का वाई माइनस एक्स, डायरेक्ट माइनस ही रख दो। माइनस कॉमन लेते, मैथ में अब माइनस एक की जरूरत नहीं। तो देखो वापस गुणा करो, ये मोड तो है, इसमें से मैंने कॉमन लिया, तो माइनस का तो वाई बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का एक्स, वही तो संख्या है, बात तो वही संख्या है, और साथ में क्या है ये सम है। और हमें पता है मोड ऑफ माइनस, हमने बताया था अभी भी कि मोड ऑफ माइनस 4 भी कितना होता है, मोड ऑफ 4 बराबर होता है, और 4 के बराबर होता है। तो मोड ऑफ माइनस एक्स ये भी कितना हो जाएगा, वाई माइनस एक्स क्या है, सम संख्या है। माइनस हटा देता है मोड, ठीक है सर, अतः है। और y माइनस एक्स यदि सम है, तो y किस, y और x क्या है, एक दूसरे से संबंधित, और रिलेशन r में है, अतः संबंध r क्या है, सममित है। एक्स वाई लिया और वाई एक्स दिखा दिया। तीसरी चीज हम क्या देखते हैं बनी, इसी के अंदर संक्रामक। तीसरा क्या है, वो संक्रामक देखने के लिए देखो, आर अपना क्या है, आर ए से बी, ए माइनस बी क्या है, मानेंगे। अब संक्रामक के लिए दो चीजें मानेंगे, माना एक्स कोमा वाई आर में, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस वाई, मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस का वाई का मोड संख्या है। दो संख्या माननी पड़ेंगी हर बार, संक्रामक में वही कर रहे हैं। और y कोमा जेड भी किस में है, आर में, इसका मतलब y माइनस जेड का मोड क्या है, संख्या है।
x माइनस वाई भी सम संख्या है मोड, और y माइनस जेड भी सम संख्या है। अब देखो यहाँ पे x माइनस का y, इन दोनों को जोड़ता हूं अंदर अंदर, प्लस का y माइनस का z। देखो यहाँ से पहले ऐसा नहीं करते, दोनों को जोड़ देते हैं, एक और दो को, तो मोड ऑफ x माइनस वाई प्लस मोड ऑफ y माइनस का z। दोनों क्या है, दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो पुनः क्या है, मैंने इन दोनों को जोड़ा, ये भी सम है और ये भी सम है, सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो वापस से सम संख्या ही प्राप्त होती है। कोई एक नाम दे दो, चाहे इसको दो नाम दे दो, समीकरण एक प्लस समीकरण दो। ये संख्या का मतलब x माइनस वाई कुछ भी हो, मैं कहता हूँ 3 माइनस 4, 4 माइनस 2 माइनस का 2 आता है, वो सम है, तो बाहर के वापस से प्लस का बन जाएगा ये भी, और y माइनस जेड भी सम संख्या है, तो अंदर वाली x माइनस वाई सम है, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, y माइनस जेड भी सम संख्या है। दो सम संख्याओं को मैं जोड़ देता हूँ मोड के अंदर, x माइनस वाई प्लस का y माइनस का जेड। मैंने कहा ना ये भी सम ही है, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है। मोड मतलब वो उसको धनात्मक कर देता है, इतना ही है। x माइनस वाई धनात्मक है, ऋणात्मक है, लेकिन है x माइनस वाई सम संख्या। अब वो मोड लेंगे तो वो धनात्मक है, इसका मतलब ये भी सम संख्या ये भी सम संख्या, दोनों को जोड़ते हैं तो ये भी क्या आ जाती है, सम संख्या। और ये सम संख्या है तो यहाँ y से प्लस वाई और माइनस वाई का कट जाएंगे और x माइनस का जेड ही बचेगा, ये इसे कट जाएगा, ये इसे कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस का जेड भी क्या है, सम संख्या। ये थोड़ा सा अलग है, अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको कुछ नहीं करना, दोनों लिए हैं, दोनों को जोड़ा तो भी सम संख्या। अब देखो इसको मैं बता भी देंगे, x माइनस जेड सम, इसका मतलब x किससे रिलेटेड है, जेड बिलोंग टू r, और सम r क्या है, समतुल्य है, r कितना है, समतुल्य है। अब देखो, अब कहोगे सर ये कैसे, माइनस का 4 प्लस 6, तीन चार पॉसिबिलिटी, या तो दोनों माइनस या दोनों प्लस या एक माइनस एक प्लस। तो देखो एक बार एक माइनस एक प्लस, मैंने इनको जोड़ा तो माइनस 4 प्लस 6 ही तो आया, बचा कितना 2, है तो समी। एक बार दोनों प्लस का ले लेता हूँ तो 4 प्लस 6 बन जाएगा, तब भी क्या होगा 10। एक बार दोनों माइनस का ले लेता हूँ तो भी इनको अंदर जोड़ेंगे एक ही मोड के अंदर, एक ही मोड के अंदर माइनस का 6 कितना आएगा, माइनस का 10, ये भी आएगा 10। बनेगा तो सम संख्या ही ना, विषम तो कभी नहीं बनेगा। यही हमने किया है, इन दोनों को यदि बाहर अलग अलग सम संख्या अंदर जोड़ा तो भी क्या बनेगा, सम संख्या ही होता है, और ये ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं जिसको। तो x माइनस एस कोमा जेड भी किस में होगा, इसके दो पार्ट है। देखो ए क्या है, पहले तो ए देखो इसमें, वैसे ऐसे करेंगे नहीं हो जाए, फिर भी x बिलोंग टू जेड, और साथ में x की वैल्यू 0 के बराबर या उससे ज्यादा और 12 से ज्यादा और कम, और z मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं, तो 0 1 2 3 4 5 से लेकर कितने तक, 12 तक, क्योंकि x का मान 12 भी हो सकता है। ये समुच्चय को लिखने की कौन सी विधि है, समुच्चय निर्माण विधि, और ये रोस्टर विधि हमने बना ली। अब इसने क्या कहा है, एक आर संबंध, पहला क्वेश्चन करते हैं इसमें, और पहला क्या है आर, और वो संबंध क्या होता है कि आर में वही अवयव होंगे ए और बी, बी से संबंधित होगा कि मोड ऑफ ए माइनस का बी, मोड ए माइनस बी किसका गुणज है, 4 का। कहने का मतलब है कि ए और बी एक दूसरे संबंधित है जब ए माइनस बी किसका गुणज हो, 4 का। गुणज होने का मतलब क्या होता है कि 4 के गुणा में, जैसे 8 है, 8 4 का गुणज है, क्योंकि 4 गुणा 2 4 के गुणा में 12, 4 के गुणा में है 16, और लिख सकते हो 96, 4 गुणा 24। गुणा में होने का मतलब, गुणज होने का मतलब 4n, जहां n एक प्राकृत संख्या होगी, 4 के गुणा में होगा कोई संख्या, मतलब 4 को किसी में एक, किस संख्या से, प्राकृत संख्या से गुणा करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 4 का गुणज। तो कोई भी संख्या
यदि किसी जैसे 3 का गुणज है तो मतलब 3n, जहाँ n एक पूरा जैसे 3 गुणा तो 6 होगा, तो 3 के फाड़े में आए, मतलब कितने बड़ा बोलता जाओ, सीधा सा मतलब है। तो 4 का गुणज है तो 4 के गुणा में है, शब्द से समझ में आ जाता है। ये कहा है कि ए और बी एक दूसरे से संबंधित होंगे, जहां ए और बी इस ए में है, और वो a माइनस बी का अंतर क्या है, 4 का गुणज होगा। कब होगा, तभी वो आर में हूं। तो ठीक है, अब हम चेक करते हैं समतुल्य। देखो मैंने ले लिया कि a बिलोंग टू x बिलोंग टू a है, पहले एक a लेंगे, x किसका अवयव है, तथा x माइनस x का मोड कितना होता है, 0, जो कि 4 का गुणज होता है। 0 गुणा 4, -4 भी 4 का गुण तो होता है, 4 गुणा -1 -8 भी होता है। तो ये 0 जो कि 4 का गुणज है, क्योंकि 4 गुणा 0 होता है ना। अतः 0 किस x किससे संबंधित है, x x से संबंधित है और r में है। अतः r क्या है, तो तुल्य है। अतः r तो तुल्य। नंबर 2 प्रोफेसर दूसरा क्या होगा, सम्मित। मैं ले लूंगा, माना x कोमा वाई किस में है, वही हर बार की तरह r में, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः मोड ऑफ x माइनस वाई किसका गुणज है, सेम क्वेश्चन जो पहले वाला था उसी तरीके से 4 का गुणज। और मोड ऑफ, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बन जाएगा, y माइनस का x। ये तो पिछले में बात चीज, इसको में तो कोई फर्क नहीं गई। और ये है क्या, 4 का गुणज है। ठीक है, और मोड माइनस को उठा देता है, तो ये क्या बचा, y माइनस एक्स भी किसका गुणज है, 4 का गुणज। सेम लाइन। अतः तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं, अतः y कोमा एक्स भी किस में है, r में। और ये संबंध क्या बन गया, सम्मित। ऐसा का अतः आगे तो इतना ही लिखना है, अतः r क्या है, सम्मित। तीसरी चीज इसी में ही, संक्रामक। और संक्रामक के लिए क्या होगा, दो वे मानेंगे, माना x कोमा वाई, सेम पहले वाला सा क्वेश्चन है, x कोमा वाई क्या है, बिलोंग टू r। इसका मतलब क्या है, मोड ऑफ x माइनस वाई 4 का गुणज है। तथा दो संख्या मानेंगे y कोमा जेड भी किसमें है, तथा मोड ऑफ y माइनस जेड भी किसका गुणज है। भाई सम संख्या वाली सी बात है, वैसा का वैसा, अभी जैसे पहला एग्जांपल किया। इन दोनों को जोड़ दो, एक और दो मान के, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो क्या बनेगा, मोड ऑफ x माइनस वाई प्लस मोड ऑफ y माइनस जेड। 4 का गुणज ये भी है, 4 का गुणज ये भी है, एक 8 होता है 4 का गुणज। देखो यहाँ से समझना, सामान्य एग्जाम्पल, 8 4 का गुणज है क्योंकि 4 गुणा 2, 12 भी 4 का गुणज है क्योंकि 4 गुणा 3, 12 और 8 कितने हो जाए, दोनों को जोड़ता हूँ, दोनों में कितना होता है 20, और वो 4 का गुणज होता है कि नहीं होता, होगा। तो जब दो संख्याएं 4 का गुणज हो तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, तो वो संख्या भी क्या होती है, 4 का गुणज। उनको जोड़ो या घटाओ या गुणा करो, 4 का गुणज है, कोई भी संख्या किसी का भी गुणज हो, 3 का गुणज है, तो उन संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो वापस से उसी का गुणज होगी। जोड़ेंगे, भाग देने का जरूरी नहीं है, जब तक गुणा करो जोड़ो घटाओ वो 4 के में, तो हम तो यहाँ जोड़ ही रहे हैं, पुनः 4 का गुणज है। तो छोटी क्लासों की सी बातें अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर ये 4 का गुणज और ये 4 का गुणज, ऋणात्मक हो धनात्मक हो, मैं अंदर जोड़ देता हूँ, x माइनस वाई प्लस का y माइनस वाई, ये भी पुनः 4 का गुणज होगा। ये क्या होगा, और वाई वाई से कट जाएगा, x माइनस जेड भी क्या होगा, क्या, वही सम संख्या वाली सी बात है।
क्या होगा 4 का। अतः x किससे संबंधित होगा, z बिलोंग टू और r, और अतः r संक्रामक है। क्योंकि वही बात, मान लो आप 8 था, एक तो अंदर -8 का वही बता दूंगा मैं, 4 है, दोनों या तो धनात्मक ऋणात्मक हो, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 तो आएगा, 4 का गुणज, दोनों ऋणात्मक हो तो भी अंदर क्या आ जाएगा -12 और 4 का गुणज, दोनों धनात्मक हो तो अंदर +12 आ जाएगा और 4 का गुणज। ये आपको ऐसे ठीक। अब देखो इससे पिछले वाला एक एग्जांपल और, इसका दूसरा पार्ट और है नो इक्वेशन का, a कोमा बी, a बराबर b, r क्या है, इसी a पर a और b से संबंधित है यदि और केवल यदि a के बराबर क्या है b। तो इसको देखो r क्या है, r a b से संबंधित है यदि a बराबर क्या है b। तो वही समतुल्य के लिए चेक करेंगे, और समतुल्य में क्या करना होगा कि माना x बिलोंग टू, x किसके हुए, r के नहीं ले लेने, x एक के हुए होंगे और x वो संबंधित होंगे तो वो r में बन जाएंगे। x हमेशा, क्योंकि x हमेशा खुद के बराबर होता है इसलिए x कोमा x किस में है, तो समतुल्य तो हो गया, लिख दो क्या सब। फिर सम्मित, अब हर बार भाषा की जरूरत नहीं पड़ती, सम्मित माना x कोमा y r में है, जहां ये भी लिख सकते हो x और y किसके हुए हैं, एक के तो होने, x कोमा y r में संबंध में है तो y कोमा x भी दिखाना है, और x कोमा y r में इसका मतलब x बराबर क्या है y, परिभाषा से, संबंध की परिभाषा से। अच्छा फिर और लिख सकते हो, अभी आप रहेंगे कितना लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x और y तो है तो संख्या ही, तो y बराबर क्या हो जाएगा x, इंप्लाइज y किससे संबंधित है, x बिलोंग टू भी क्या है r, तो x y लिया था और y x भी r में दिखा दिया तो क्या हो गया सम्मित। तीसरा संक्रामक, ये तो छोटा सा ही, माना x कोमा y किस में है r, यहाँ साथ में लिख सकते हो x y किसके एलिमेंट होते हैं हमेशा एक, अतः है क्या हो जाएगा, दो चीज मानेंगे y कोमा z भी किस में है, तो यहां से क्या आ जाएगा x कोमा y r में है इसलिए x बराबर y, और y कोमा z भी किस में है r में, इसलिए y बराबर भी क्या हो जाएगा z। एक समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, x y के बराबर है और y z के बराबर है, इंप्लाइज x बराबर y बराबर, तीनों संख्याएं बराबर होंगी, केवल इसी क्या है x बराबर क्या हो जाएगा z, इंप्लाइज x कोमा z क्या है r में, x y और y z लिया था अतः r क्या है संक्रामक। ये क्वेश्चन भी हो गया। दसवां क्वेश्चन, ऐसे संबंधों के उदाहरण दीजिए जो सम्मित भी हो परंतु न तो समतुल्य हो न संक्रामक हो। हम यहाँ इस 10 के 3-4 पार्ट हैं, चारों पार्टों में ए एक छोटा सा लेंगे, एक समुच्चय ए परिभाषित करेंगे, माना ए क्या है 1 और 2, केवल 2 ही अवयव, तो इस यहाँ पर और 3 ले लेते क्योंकि संक्रामक के लिए 3 भी चाहिए, 1 2 3 ले लिया, क्या दिखाना है सम्मित है लेकिन समतुल्य नहीं है, नहीं संक्रामक है। सम्मित होने के लिए पहली शर्त क्या होती है देखो, तो आर कैसा बनाना पड़ेगा, सम्मित होने के लिए 1 1 से संबंधित होना चाहिए, 2 2 से संबंधित होना चाहिए, 3 3 से तो संबंधित, तो प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित तो होना ही होना चाहिए तब सम्मित होगा, तो ये सम्मित तो बन गया। लेकिन ये भी समतुल्य भी है संक्रामक भी है, कैसे 1 1 से संबंधित है, 1 और वापस उल्टा करें 1 1 समतुल्य। संक्रामक के लिए संक्रामक नहीं है, 1 2 से संबंधित नहीं है, 2
क्या होता है, 3 से संबंधित होता है तो 1 और 3 भी संबंधित होनी चाहिए, वो नहीं। अब एक और भी और जोड़ दो ना, 1,2 तो जोड़ दो, ठीक है, और एक और जोड़ दो इसमें आपकी मर्जी से, 1, नहीं सॉरी 2,3। तो ये क्या अभी 1,3, एक ही बात है, 1,2 लिया, 1 से 1 और 1 से 1, 1,2 नहीं है ना ये रहा 1,3, 1 से 1 2 से, हाँ अब देखो 2,3 और ले लो। अब देखो 1,2 का उल्टा 2,1 नहीं है ना इसमें, तो ये क्या नहीं है, समतुल्य तो नहीं है। तीसरा संक्रामक, देखो 2,2 2,3, 2 से कोमा, तो इन दोनों को देखो 2,2 किस में है, आर में लिया है मैंने, 2,3 आर में लिया है, इसका मतलब 2,3 भी किस में होना चाहिए, आर में नहीं है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, संक्रामक। और समतुल्य के लिए ऐसा पूछता नहीं है ज्यादातर कोई क्वेश्चन, 1,2 तो है लेकिन 2,1 किस में नहीं है, आर, ये तो आसानी से हो जाएगा, ऐसे छोटे छोटे बना लेंगे, केवल 3 अवयव वाला ही लेना है हमें। संक्रामक हो परंतु न तो समतुल्य और नहीं सममित हो, संक्रामक हो, संक्रामक मतलब 1,2 2,1 तो हो, लेकिन समतुल्य मतलब नहीं हो। ए बराबर ले लेते हैं वही 1 2 3, आर देखो समतुल्य नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो 1 1 से 2 2 3 3 तीनों नहीं होना चाहिए। संक्रामक हो तो छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, 1,2 2, पहले भी 1 2 से 2 1 से, संक्रामक पूछा नहीं कि सम्मित हो गए, ऐसा ले लो 1,2 और 2, किससे संबंधित है, 3 से, और ये किससे बन गया, 1, देखो 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी इसमें है, और कोई में कॉमन है ही नहीं, 2,3 3 कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा, 2 इसमें ही कॉमन आ रहा है, 1,3 3 कहीं से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक। ये दो अभी 1,2 और 2,2 में ये स्टार्ट इसका, ये इसका अंतिम जो समान है, तो इसका 1,3 है, लेकिन 1,1 चूंकि 1,1 इसमें नहीं है, तो क्या नहीं है, तो तुल्य नहीं है, और सम्मित होने के लिए 1,2 तो है, लेकिन 2,1 इसमें नहीं है, आर में, तो ये क्या नहीं है, सम्मित भी नहीं है। ऐसा एक छोटे छोटे एग्जाम्पल बना ले सकते हैं, तो हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आसानी से बन जाते हैं। तीसरा, तो तुल्य तथा सम्मित हो लेकिन संक्रामक नहीं हो, ऐसा एग्जाम्पल बनाई, तो तुल्य हो और सम्मित हो, देखो वही ए बराबर 1 2, 3, आर बराबर, पहले तो समतुल्य होने के लिए 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के समतुल्य हो, तो ये तो लिखनी ही लिखनी है। अब मैं ले लेता हूं 1,2 साथ में 2,1, साथ में ले लेता हूं 2,3 और 3,2, 1 2 से, 1 3 से अब नहीं मिलेगा, देखो संक्रामक नहीं होगा, ये सीधी सी बात है, समतुल्य है। सम्मित होने के लिए 1 2 है तो 2 1 के साथ भी होना चाहिए, है सर, 2 3 है तो 3 2 भी है अपने पास, बिल्कुल है सर, लेकिन संक्रामक नहीं है। मैं इतना ही लेता तो आप ये संक्रामक हो जाता, क्यों हो जाता, 1 1 और 1 2, और वहां से 1 2 वापस बन जाता, मैं एंड लेता 2 2 2 3, 2 1 से तो 2 और 1, 2 और 1 ये खुद है, और कोई बाकी बचता नहीं, लेकिन ये 2 ले लिए, 2,3 और 3,2 भी ले लिया। अब देखो एक अभी ऐसा मिल गया, 1,2 है, आर में है सर, ये रहा, 2,3 है, आर में है, बिल्कुल है, लेकिन 1,3 नहीं है, लेकिन 1,3 किस में नहीं है, तो मतलब ये क्या नहीं है, संक्रामक नहीं, ठीक है। बाकी देखो तो तुल्य तथा, ऐसा लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, फिर भी हम उदाहरण करा देते हैं कि ये दिमाग की प्रैक्टिस के लिए, वरना ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते।
समतुल्य तथा संक्रामक हो लेकिन सममित नहीं, वही बात। तो समतुल्य है तो ए बराबर वही 1 2 3, समतुल्य होगा तो सीधी सी बात है वो तो रखने ही रखने हैं, 1,1 2,2 2,3 3,3, ये तुमने वैसा ही। अब देखो संक्रामक दिखाना है तो 1,2 है तो इस यहाँ लिख दो 1,2, कम से कम देखो 1,1 और 2,2 है, 3,3, 1,1 और 1,2, यहाँ से क्या बनना चाहिए 1,2 भी वापस इसमें है। देखो एक अभी है 1,1 और वापस एंड 1,1 और 1,2, यदि दो ऐसे हैं 1,2 यहाँ से किस में होना चाहिए आर में, और ये भी है ये है तो ये है सर, ये रहा। बाकी कोई एंड हो नहीं रहा जिसका अंतिम और जिस तीसरे का, इसका एंड 1 है, इसका शुरुआत है, ये हो गया 2 ले ली, इसका अंतिम 2 है, कहीं 2 की शुरुआत ही नहीं हो रही है नहीं, इसका अंतिम 3 है और इसमें कहीं 3 है नहीं, इसका मतलब ये क्या है संक्रामक भी है और समतुल्य। सममित नहीं है, 1,2 का उल्टा 2,1 यहाँ पे नहीं है तो ये क्या नहीं है सममित नहीं। और बना ले सममित तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य नहीं हो, तो वही बात है सममित और संक्रामक हो और समतुल्य नहीं है तो कोई एक अवयव उठा दो 1,1 वाला, क्या बना दो 1,1 1,2 2, देखो 1,1 का तो उल्टा खुद ही बन गया, 1,2 का उल्टा 2,1 बन गया, इतना ही। लेकिन संक्रामक होने के लिए 1,1 और इसका अंत 1 हो रहा है और शुरुआत 1,2 वाली की हो रही है, और यहाँ से क्या बन रहा है 1,2 भी बन रहा है, ये मिल गया। अब ये दो देख लो 1,2 और साथ में 2,1 है, दोनों की शुरू एक का अंत और शुरुआत, तो यहाँ से क्या है 1,1 भी इसमें, तो ये क्या हो जाएगा संक्रामक भी हो जाएगा। दो ये ऐसे मिल रहे थे जिनका तीसरा बनता है वो भी है, इन दोनों से तीसरा बनता है वो भी है, तो ये क्या है संक्रामक है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल बनते हैं। 11वां, ये क्वेश्चन अच्छा है जो कि हमें करना है, मतलब 10वें क्वेश्चन से आप बनाने प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, जबकि वैसे क्वेश्चन अपने आते नहीं। एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा गया सिद्ध कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है, तुल्यता होने का मतलब समतुल्य वगैरह है, या पूछेगा सम्मित है, ये नहीं है, आपको आर संबंध देगा, जरूर देगा, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। वो तो माइंड की एक्सरसाइज के लिए थे। पहले देखो क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर, समतल में जो बिंदुओं का समुच्चय होता है, समतल अपना पर्श मान लो एक समतल ही होता है, उसमें सारे बिंदुओं का समुच्चय अनंत बिंदु होंगे, तो एक क्या है समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समतल में स्थित समस्त बिंदुओं का समुच्चय, समतल में स्थित समस्त बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, अब और आर क्या दिया साथ में, आर को देखो पी कोमा क्यू, पी क्यू से संबंधित है कब कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, पी और क्यू तभी संबंधित होंगे जब बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी क्या हो समान। देखो एक समतल बना के आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, ये मूल बिंदु होता है एक्स और वाई निर्देशांक, ये अक्ष है वाई निर्देशांक, ये होता है मूल बिंदु 0, या इसको 0, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, दो बिंदु एक दूसरे से आर में कब होंगे, तो इस समतल में पी क्यू ले लिया और दो बिंदु मूल पी और क्यू, मान लेते हैं एक बिंदु पी ये है तो ये, और एक बिंदु क्यू ये है, तो मूल बिंदु से यदि पी और क्यू आपस में संबंधित होंगे जब इनकी मूल बिंदु से दूरी मान लो यही 4 है यही 4 है तभी संबंधित होंगे, वरना नहीं होंगे। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र भी होता है रूट एक्स माइनस, तो मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं, देखो ऐसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र तो ये होता है एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर का रूट, x1, x2 दो बिंदु हो और एक y1, 11th में भी पढ़ चुके हैं 10th में भी,
जबकि ये मूल बिंदु है, तो बिंदु पी की दूरी से क्या दूरी हो जाएगी x1 स्क्वायर प्लस वाई x2 स्क्वायर। दोनों दूरियां क्या हो, समान हो। जरूरी नहीं है कि निर्देशांक समान हो, मूल बिंदु से दूरी समान हो तब एक दूसरे से क्या है, संबंधित। द्वारा प्रदत्त एक तुल्यता संबंध है, मतलब तुल्यता संबंध दिखाना है। और तुल्यता संबंध दिखाना मतलब सीधा पूछा है कि तुल्यता संबंध आप दिखाओ, इसका मतलब सममित समतुल्य और संक्रामक दिखा दो। तो आर यहाँ संबंध लिख देंगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पी और क्यू यहाँ लिख दोगे, ठीक है। सबसे पहले समतुल्य, समतुल्य दिखाने के लिए हम मानेंगे, एक बिंदु लेंगे, माना x किस में है, समुच्चय A का अवयव है। का मतलब x क्या है, समतल में स्थित कोई बिंदु A है। तो x x P B x है और Q भी x है, तो एक ही बिंदु हो गया। और इसका मतलब दोनों की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, समान। प्रत्येक अक्ष के लिए अक्ष किससे संबंधित होगा, अक्ष एक ही तो बिंदु हो गया, तो उसकी बिंदु से तो खुद से संबंधित तो होगा ही होगा। एक ही बिंदु उसकी बिंदु से दूरी, और उसे वो तो खुद से रिलेटेड होगा ही होगा, क्योंकि मूल बिंदु से किसी एक बिंदु की दूरी हमेशा समान ही रहती। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समतुल्य तो हो जाएगा। फिर सममित में देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आसान ही है। इसमें क्वेश्चन वही तरीका है कि माना दो बिंदु ले लेंगे, कि माना x कोमा वाई किस में है, आर में, जहां x और y किसके अवयव हैं, एक। इसका मतलब क्या हुआ, x कोमा वाई आर में, इसलिए बिंदु x तथा y की मूल बिंदु से दूरी समान। मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान। तो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी नहीं, बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु y की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो बात तो वही है, दोनों 4 4 हैं, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि y तथा x की मूल बिंदु से दूरी समान है। यहाँ से क्या आ जाएगा, y तथा x की मूल बिंदु से भी दूरी क्या है, समान। दोनों बराबर है, x की मूल बिंदु से दूरी 4 है, तो y की भी कितनी थी, 4। तो उल्टा बोल दो, y तथा, अतः क्या हो जाएगा, वाई एक्स भी सीधा ही क्या है, किससे संबंधित होगा, आर से। और क्या हो जाए, एक्स वाई था, वाई एक्स भी दिखा दिया, एक्स और वाई भी कब होंगे, तो ये भी आर में हो जाएगा। तीसरा, समतुल्य संक्रामक दिखाएंगे, सीधा मानेंगे क्या, वही एक्स कोमा वाई किस में है, आर में, वाई कोमा जेड भी किस में है। का मतलब लाइन लिख देना एक बार, एक्स बिंदु एक्स और वाई की मूल बिंदु से क्या है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु नहीं बिंदु। ऐसे ही y कोमा जेड की मूल बिंदु से दूरी समान। तो y की x के बराबर दूरी है मूल बिंदु से, और y की z से भी क्या है, मूल बिंदु से दूरी उनके बराबर है। तो यहां से दोनों से, दोनों समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, x तथा z की भी मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। आपको तो ठीक है सर, इसका मतलब x z बिलोंग टू क्या था, एक्स वाई और वाई जेड मानेंगे, तो एक्स और वाई की मूल बिंदु से दूरी समान है, वाई जेड भी की मूल बिंदु से दूरी समान है। माना एक्स और वाई की मूल बिंदु से दूरी 4 थी, और वाई और जेड की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो वाई तो यहाँ 4 ही रह गया, तो जेड भी 4 हो जाएगा। इसका मतलब तीनों समान। अरे एक्स वाई और वाई जेड बराबर होते हैं तो एक्स और जेड बराबर होते हैं, पहले भी ऐसा कर चुके हैं, वही चीज यहाँ थी। अब इसमें एक चीज और पूछी है इसने, थोड़ा सा क्या लिखा, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित। क्या कहा, ये बिंदु P से संबंधित ऐसे सारे बिंदु P कौन से, जिनकी मूल बिंदुओं से दूरी क्या है, समान है, उन सब का बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त को भी निरूपित करता है। ये परिभाषा ही है
कि मूल बिंदु से वर्त की परिभाषा क्या कहती है कि किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या होता है, वर्त होता है। और जो बिंदु जिससे दूरी समान है वो उसका क्या कहलाता है, केंद्र। तो सिद्ध कुछ नहीं करना, परिभाषा लिखनी है, क्योंकि वर्त की परिभाषा से मूल यदि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, वर्त होता है। देख लो थोड़ा सा, मान लो ये बिंदु P है, ये 0 है, और इससे दूरी क्या है, मान लो 4 है। अब हमें ऐसे सारे बिंदु निकालने हैं जो क्या हो, मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। तो आप क्या करो, एक प्रकार को ऐसे खोल लो, यहां रख लो, 4 है। अब मैं इसको इधर घुमाऊंगा तो यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा। मान लो ये बिंदु P था और सारे ऐसे बिंदु निकालने हैं जिससे इनकी दूरी क्या है, 4। तो मैं क्या कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, ये वही तो सारे बिंदु जो 4, एक प्रकार लो, इसको यहाँ रख दो और ये दूरी नाप लो। अब इसको प्रकार की नोक को ऐसे घुमा दो तो वो सारे बिंदु आ जाएंगे जिसकी इस बिंदु से दूरी ये 4 थी, तो सारे बिंदु वही आएंगे 4, और वो क्या बन जाएगा, वर्त। ये परिभाषा भी समझ सकते हो, और ये वर्त की परिभाषा भी है। और 11th क्लास में आप काफी पढ़ भी चुके हो कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सारे बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। तो वो यहाँ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सीधा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 वैसा का वैसा ही, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए क्या है। पहले तो ए लिख दिया करो, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, जितने प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं उनमें समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, उन सबका आप जितना सोचोगे वो सारे इसी में मान लिए इन्होंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर क्या है कि आर में T1 और T2 दो त्रिभुज हैं, वो तभी संबंधित होंगे। ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं T1 और T2, वो तभी संबंधित हैं एक दूसरे से जब वो क्या है, एक दूसरे के समरूप। और समरूप क्या होते हैं, हम समरूपता पढ़ चुके हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब वो क्या हो, उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो। संबंधित भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान, और संबंधित कोण क्या होते हैं, बराबर। तो वो त्रिभुज कहलाते हैं समरूप। यदि संबंधित भुजाएं भी बराबर हो और संबंधित कोण भी बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम। यहाँ एक ही फर्क है कि संबंधित भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संबंधित कोण तो समरूप में भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये एक भी, ये भी तुल्यता संबंध है। तो T1 और T2 दो त्रिभुज एक दूसरे से सभी संबंधित होंगे जब वो एक दूसरे के क्या है, समरूप। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, तो तुल्य, यहाँ आर भी लिखना होता है। एक त्रिभुज हमेशा खुद के क्या होता है, समरूप। प्रत्येक सर्वांग त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप भी। तो यहाँ मैं ले लेता हूं, माना यहाँ T1 ले रखा है तो T बिलोंग टू क्या है, ए। यहाँ T कोई भी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज या प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। सर्वांग सम भी होता है, समरूप भी होता है, स्वयं के समरूप होता है, बिल्कुल संबंधित। एक ही दोनों सेम ही त्रिभुज हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप भी। अतः T बिलोंग टू ए है, तो ये क्या हो गया, समतुल्य। अच्छे क्वेश्चन है, यही आने वाले होते हैं। अतः है आर समतुल्य संबंध है। अतः आर क्या है, समतुल्य संबंध। नंबर 2, सममित। सममित में क्या करना पड़ेगा, मानेंगे कि माना, वही एक बार T1 T2 किस में है, और दिखाना क्या है, T2 T1 भी आर में दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपना सममित हो जाएगा। तो T1 T2 हमने माना है, इसका मतलब क्या है, अतः है T1 T2 सॉरी T1 T2 के क्या है, समरूप। बात है कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं, ए और बी, तो मैं बोल सकता हूं ए बी के समरूप है, तो पक्का बी भी किसके समरूप होगा, ए के।
तो T2 भी T1 के समरूप है होगा। परिभाषा से समरूपता की परिभाषा से T1 T2 क्या, तो T2 भी T1 के क्या होगा, समरूप होगा, समरूपता की परिभाषा से। अतः T2, T1 किस में हो जाएगा, समरूप है T2 T1 के, तो T2, T1 भी किस में है, R में है। तो ये संबंध क्या हो जाएगा, समरूप। फिर देखो संक्रामक, वही मानेंगे दो, माना T1, T2 किस में है, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, T1 T2 के समरूप। मान लेते हैं साथ में T2 T3 बिलोंग टू R है, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, T2 T3 के क्या है, समरूप है। ये चीजें आ गई। T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के भी समरूप है, तो दोनों समीकरणों से T1 T3 के भी क्या होगा, समरूप होगा। ये भी समरूपता की परिभाषा ये है कि एक त्रिभुज दूसरे के समरूप, एक त्रिभुज है वो दो त्रिभुजों के समरूप है, तो वो दोनों त्रिभुज भी अपने अलग एक साथ क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1 T3 किसमें है, क्या है, संबंध भी क्या है, संक्रामक है। संबंध संक्रामक, समतुल्य और सममित है, तो इसका मतलब ये संबंध R T1 से T2 में क्या है, तुल्यता संबंध। आया समझ में। फिर देखते हैं इसमें और क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ 5 भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी और एक कोण 90 डिग्री होता है। और तथा एक त्रिभुज और दे रखा है जिसकी भुजाएं 5 12 और 13 है, तो 13 इसका क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी त्रिभुज T2। तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर भी विचार करना। क्या ये भी वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है वाला समकोण त्रिभुज T3 है, तीनों पर विचार किया। T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंध, तीनों त्रिभुज क्या हैं, समकोण त्रिभुज, तीनों त्रिभुज क्या हैं, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण तो है, यदि भुजाओं का अनुपात, इन्हीं दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो कौन सी भुजाओं, तीन संबंधित भुजाओं का अनुपात किसी एक में बराबर होगा तो वो हो जाएंगे। देखो 3 त्रिभुज है, 3 4 5 वाले बना लेते हैं। ये मान लो 4 3 5, एक त्रिभुज और दे रखा है 5 8 12, एक त्रिभुज और दे रखा है 6 8 और 10, तीनों समकोण त्रिभुज है। यदि इनमें भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो समरूप हो जाएंगे। देखो तीन सबसे छोटी, इन तीनों की भुजाएं इसकी 3 है, इसकी 5 है और इसकी 6, इसका इन दोनों का अनुपात निकालो, 3/5 आता है संबंधित भुजाओं, और इसका क्या आता है 5/12, बराबर नहीं है, तो ये एक दूसरे के समरूप नहीं है, समरूप इन दोनों को देख लेते हैं, 5/6 होता है और ये आता है 12/10, ये भी कितना हो जाएगा 6/5। ये दोनों भी क्या नहीं है, बराबर नहीं। संबंधित भुजाओं, किन्हीं भी दो संबंधित भुजाओं का अनुपात यदि बराबर नहीं होगा तो वो क्या नहीं होंगे, समरूप। अब बचे ये दोनों,
पहली भुजा 3/6, तो दूसरी है 5/10, तीसरी है 4/8। 3/6 1/2, और ये भी 1/2, ये भी 1/2। ये दो समकोण त्रिभुज 3 4 5 भुजा वाले और दूसरा, तो इसका मतलब ये दोनों समरूप नहीं है और ये भी एक दूसरे के समरूप नहीं है, ये भी समरूप नहीं। लेकिन 3 4 5 और 6 7 8 वाले क्या होंगे? समरूप। तो थ्योरी लिख सकते हो, 3 में संबंधित भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, नोई का क्वेश्चन, ये समरूप नहीं है। और ये दूसरा और तीसरे की भी दो संबंधित भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात संबंधित बराबर नहीं है तो समरूप। लेकिन पहला और तीसरा समरूप है क्योंकि इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है और संबंधित कोण भी क्या है? बराबर है, क्योंकि ये कोण इसका 90 डिग्री होता है। एक कोण बराबर हो समकोण त्रिभुजों में और संबंधित दो भुजाओं का भी अनुपात बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। फिर 13वां क्वेश्चन, और 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर, समस्त बहुभुजों का समुच्चय P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या, वो तो वही हो गया। उसी तरीके से यहां देखो ए क्या है? बहुभुज, समस्त बहुभुजों का समुच्चय, समस्त बहुभुजों का, तो सारे बहुभुज, बहुभुज कम से कम 3 भुजाओं से मिलकर बना हुआ होता है। एक ऐसी बंद आकृति जो किन्हीं भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो 3 भुजाएं हैं तो भी बहुभुज होगा, 4 भुजाएं हैं तो भी बहुभुज होगा, चतुर्भुज भी एक बहुभुज होता है। बंद आकृति, 2 भुजाओं से कोई बंद आकृति बन ही नहीं सकती तो बहुभुज नहीं होता है। तो 3 भुजाओं मतलब इस एक के अंदर सारे त्रिभुज है, सारे चतुर्भुज है, सारे पंचभुज है, षष्ठभुज है, उन सारों का है। लेकिन संबंध क्या दिया है इन्होंने? आर। वही आर कब संबंधित होगा? पॉलीगन बोलते हैं, तो P1 से ले लिया इन्होंने। P1 और P2 एक दूसरे से संबंधित हैं यदि P1 तथा P2 में, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या क्या हो? समान। तभी संबंधित होंगे दो बहुभुज एक दूसरे से, जब दोनों में भुजाओं की संख्या समान हो। तो यही वो त्रिभुज वाला बहुत आसान, सारे त्रिभुज यहाँ एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो वो आर में आएंगे, ये अपरिमित समुच्चय बन जाता है। ये और अपरिमित संबंध, ये संबंधों का जो समुच्चय अपरिमित है, इस आर में जो अवयव बनेंगे वो अपरिमित है, क्योंकि सारे त्रिभुज में भुजाओं की संख्या समान होती है तो हर एक त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित होता है। चतुर्भुज भी आएंगे सारे, क्योंकि सब में भुजाओं की संख्या चतुर्भुजों में 4 होती है, किसी भी प्रकार का एक दूसरे से संबंधित, तो पता नहीं कितने प्रकार के चतुर्भुज बनते हैं, सारे पंचभुज भी आ जाएंगे। सबसे पहले चेक करना है समतुल्य। तो देखो समतुल्य में क्या कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मजे हैं। मतलब दो समांतर भुजाओं, सारी भुज समस्त रेखाओं का समुच्चय है वो भी आ जाएगा आगे, समस्त त्रिभुजों का है, वो सर्वांग सम हो कुछ भी हो, समरूप और सर्वांग सम वाला सेम क्वेश्चन है, बस सर्वांग सम की जगह समरूप करना होता है। समरूप वाला किया ना, उसकी जगह सर्वांग सम सब जोड़ दो, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब इसको देखो, समतुल्य में क्या करते हैं? मानना एक पॉलीगन ले लेते हैं कि किसका है? ए का, तो एक ही तो लिया है, वो प्रत्येक बहुभुज खुद से संबंधित होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बहुभुज में एक ही तो लिया है, उसमें भुजाओं की संख्या मालूम 5 है, तो पी से संबंधित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों पी एक दूसरे से संबंधित होंगे, क्योंकि भुजाओं की संख्या क्या है? समान। तो खुद तो कोई भी बहुभुज खुद से संबंधित होगा ही होगा। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है एक में एक ही बहुभुज है और इसमें भुजाओं की संख्या मैं कहूँ 5 भी है 6 भी है, ऐसा नहीं होता, वो दो बहुभुज बन गए। फिर पी से संबंधित होता है, सीधी सी बात। प्रत्येक पी बिलोंग टू किस में आर होगा? कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि
बहुभुज में संख्या समान है, खुद ही तो है। दूसरा सममित, होगा सर सममित में क्या होगा, सममित में देख लेते तो होगा ही होगा, ये खुद ही से संबंधित होता है हर बहुभुज अपने से, क्योंकि खुद में बहुभुजों की संख्या क्या होती है, समान होती है। दूसरा देखो यहां क्या मानेंगे, माना P1 कोमा P2 बिलोंग टू R है, इसका मतलब क्या हो गया, अब हमें दिखाना क्या, P2 कोमा P1 भी R में दिखा दिया तो सम्मित हो जाएगा। हमेशा अनंत R में अनंत अवयव हों तो इसी तरीके से करना, एक मानेंगे दूसरा दिखाना होता है, और वो दिखाएंगे ही क्योंकि पूछा है इसने तुल्यता संबंध, तो मतलब तुल्य सम्मित और संक्रामक है, कितना आसान है, पता भी है आपको दिखाना, दिखा तो यहाँ से ये माना, इसका मतलब बहुभुज P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। अरे दो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है इस संबंध से, ये तो लिखा हुआ है। और यहां से कहते हैं P2 सीधा भी लिख दो था, P1 में भुजाओं की संख्या भी समान होगी। अरे एक ही बात है कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो मैं ये बोल दो चाहे P2 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है, तो इसका मतलब P2 कोमा P1 भी किसमें है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। ठीक है सर, अब क्या दिखाना है, संक्रामक, अब क्या दिखाना है, संक्रामक, वो भी दिखा देंगे सर, ले लो, माना P1 कोमा P2 बिलोंग टू R, इसका मतलब यहाँ आगे लिख दो, इंप्लाइज P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान, दो लेंगे, माना तथा P2 कोमा P3 बिलोंग टू R है, इंप्लाइज P2 तथा P3 में भी भुजाओं की संख्या समान, इन दोनों से क्या आ जाएगा, अतः समीकरण 1 व 2 से डायरेक्ट, अरे P1 और P2 में भी भुजाओं की संख्या समान है, P2 और मान लो P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो मान लो P1 और P2 में भुजाओं की संख्या दोनों में 3 है, तो यहाँ P2 में 3 है, और ये भी मैंने माना है P2 और P3 R में, तो P2 में 3 है तो P3 में भी कितनी होगी, 3, इसका मतलब P1 और P3 में भी कितनी हो जाएंगी, 3। समीकरण 1 व समीकरण 2 से सामान्य सी बात है, P1 तथा P3 में भी भुजाओं की संख्या समान है, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, P1 कोमा P3 बिलोंग टू, और यहां से अतः है R संक्रामक है, अतः R लास्ट में, अतः R तुल्य संबंध और संक्रामक है, का मतलब R संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुजों से संबंधित समुच्चय ए ये सभी अवयवों का समुच्चय क्या होगा, तो ये तो क्या है, देखो 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सारे त्रिभुज, इससे संबंधित एक के सारे अवयव कौन से होंगे, यहाँ संबंध क्या है, भुजाओं की संख्या समान है, और ये चाहे समकोण हो चाहे कोई सा त्रिभुज हो, ये 3, 4, 5 वाला एक त्रिभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या क्या है, 3 है, तो वो सारे त्रिभुज एक में स्थित सारे त्रिभुज क्या होंगे, इस 3, 4 और 5 भुजाओं वाले त्रिभुज से क्या होंगे, संबंधित होंगे, तो ए समुच्चय से संबंधित समुच्चय क्या होगा, और जोड़ दो, क्योंकि 3, 4, 5 भुजाओं वाला त्रिभुज
त्रिभुज में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या कितनी है? 3। अतः इसलिए इस त्रिभुज, ऐसा लिख दो, त्रिभुज लिख दो, फिर कहोगे सर ये क्या? अतः इस त्रिभुज से संबंधित अतः इस त्रिभुज से संबंधित रखने वाले ए से संबंधित बहुभुज, इससे संबंधित बहुभुज का समुच्चय ए में स्थित सभी त्रिभुजों का होता है। समुच्चय क्या होगा? ए में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा। तो इसने कहा कि इस 3, 4, 5 वाले त्रिभुज से संबंध रखने वाले त्रिभुज कौन से होंगे? ए के कौन कौन से जो इससे संबंधित होंगे? तो 3, 4, 5 वाला तो एक त्रिभुज ही तो है, तो इसका मतलब इसमें भुजाओं की संख्या 3 है। और अब बाकी ऐसे सारे बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होती है वो इससे संबंधित होंगे, यही तो संबंध है। और वो सारे कौन से होंगे? जिन्हें भुजाओं की संख्या सारे त्रिभुज होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया। अब आगे वाला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 क्वेश्चन। मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का, ये देखो L1 L2 की XY तल में स्थित जब भी रेखा होती है तो वो क्या होती है? एक तल में होती है। तो देखो यहाँ ए क्या दिया हुआ है? ए बराबर XY तल में स्थित बड़ा लिखना पड़ेगा, तल में XY तल है, समस्त रेखाओं का समुच्चय। ये लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलते हैं। XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। आर संबंध क्या दिया है? एक समुच्चय L है, L लिख दो इसको, सॉरी ये नहीं मानेंगे, यहाँ L लिया है तो L, और L में संबंध क्या है? R। और वो संबंध है क्या? कि L1 L2 से संबंधित है। या इसका मतलब क्या है कि L1 L2 से संबंधित है यदि L1 किसके समांतर है? L2 के समांतर। ये संबंध कैसा संबंध है? चेक करना, ठीक है। और R क्या दिया? R बराबर L1 L2 से, मतलब दो रेखाएं L1 और L2 क्या है? दो रेखाएं कब एक दूसरे से संबंधित होंगी? जब L1 क्या है? समांतर L2। या लिख सकते हो L1 किसके समांतर है? L2 के, तभी होगा ये सेम उसकी तरह, पहले वालों की तरह समतुल्य। कोई भी एक रेखा हमेशा खुद के क्या होती है? समांतर होती है। कोई भी प्रत्येक रेखा स्वयं के क्या होती है? समांतर। इसका मतलब प्रत्येक रेखा इस संबंध आर के द्वारा खुद से क्या होगी? क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। पता है समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, वहां से समांतर रेखाओं के एकांतर कोण वगैरह वो भी पढ़े होंगे। अतः प्रत्येक रेखा खुद से क्या होगी? संबंधित होगी। संबंध आर द्वारा संबंधित है। अतः है मतलब कोई भी रेखा फॉर एवरी एल बिलोंग टू एल, यहाँ रेखा स्मॉल ले लो, तो फॉर एवरी रेखा एल बिलोंग टू एल, एल कोमा एल बिलोंग टू क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? संबंधित समतुल्य। सममित कैसे होगा? देखो सममित चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक मानेंगे,
माना L1 कोमा L2 किस में है, R में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंप्लाइज L1 किसके समांतर है, L2। एक रेखा दूसरे के समांतर है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि L2 समांतर भी क्या हो गया, अरे एक रेखा दूसरे के समांतर होती है, समांतर रेखाएं ऐसी तो होती हैं बिल्कुल कटेंगी नहीं कभी भी। ऐसी रेखाएं जो पढ़ते हैं बचपन में कि जो अनंत पर काटती हैं एक दूसरे को, मतलब कहीं नहीं काट सकती, और इनको यदि तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और जो तिर्यक कोण संगामी, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो तिर्यक रेखा काटती है तो इनके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो दो रेखाएं समांतर होने का मतलब L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर, सीधी सी बात होती है छोटी क्लास में। इसका मतलब क्या है, L2 किससे संबंधित है, L1 से। इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, सममित। तीसरा क्या है, इसी के अंदर ही संक्रामक, ट्रांजिटिव। देखो माना L1 कोमा L2 किस में है, R में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, L1 किसके समांतर है, L2 के। ठीक है, दो मानेंगे हर बार हम। ये तो अनंत जो संबंध आर में कितने अवयव हो जाएंगे, अनंत, और अनंत अवयव होते हैं तो इनको हम लिख तो नहीं सकते, तो इस प्रकार से ही करते हैं। बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं आराम से। तथा L2 कोमा L3 भी किसमें माना, R में है। इसका मतलब L2 किसके समांतर है, ये मान लो समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, तो क्या होगा यहां से, समीकरण 1 तथा 2 से देखो क्या दिया है, क्योंकि L1 किसके समांतर है, L2 के, और L2 किसके समांतर है, L3 के। अतः L1 समांतर L2 है और L2 किसके समांतर है, L3 के। इंप्लाइज L1 किसके समांतर है, ये दो रेखाएं हैं, ये देखो, ये इसने बोल रखा है कि L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो ये दोनों ही नहीं काटती और ये दोनों ही आपस में नहीं काटती, तो ये दोनों भी नहीं काटेंगे। तो L1 किसके समांतर होगी, ये परिभाषा है शुरू में जब छोटी क्लासों में समांतर रेखाएं वगैरह पढ़ते हैं 6वीं या 7वीं क्लास में। इंप्लाइज L1 कोमा L3 बिलोंग टू आल्सो किसमें, R। संक्रामक, और संक्रामक है तो तुल्य संमित है। इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, तुल्यता संबंध क्या हो जाएगा, y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो वे रेखाएं जो इस y बराबर 2x प्लस 4 के क्या हैं, ऐसी रेखाएं जो समस्त इस y बराबर 2x प्लस 4 के क्या है, समांतर हैं, उन सब का समुच्चय ही क्या हो जाएगा, इसे संबंधित रखने वाली समुच्चय। तो y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर सभी रेखाएं y बराबर 2x प्लस 4 से क्या होंगी, संबंधित हो, तो उनका समुच्चय क्या होगा, y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय, संबंधित रेखाओं का समुच्चय क्या होगा, y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर सभी रेखाएं, रेखाएं होती, इसके समांतर जितनी भी रेखाएं हैं वो इस संबंध R द्वारा क्या होंगी, इससे संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
15। 4 उत्तरों में से चेक करना है कि आर समतुल्य है क्या। देख लो आर, पहले तो समतुल्य देख ही लेते हैं, फिर उत्तर तो वहीं से दे देंगे। ए में कितने वे हैं, पहले ए को देखना होता है। ए के सारे वे खुद से संबंधित हैं तो समतुल्य होता है। हमने पढ़ रखा है ना भाई, ए के सारे वे खुद से क्या हो संबंधित हो तो वो संबंध क्या होता है, समतुल्य। एक एक से संबंधित है क्या, है सर। दो दो से संबंधित है क्या, है सर। तीन तीन से संबंधित है क्या, बिल्कुल है सर। और चार चार से संबंधित है सर, सारे संबंधित हैं। इसका मतलब ये संबंध क्या है, समतुल्य। सम्मित, सम्मित होने के लिए देखो 1 1 है तो 1 1 उसका उल्टा तो है, तो इन चारों को तो चाहे कहीं 1 2 है तो 1 2 का 2 1 है क्या, 2 1। चलो सर कहीं नहीं है 2 1, तो ये सममित नहीं है। सीधा यहीं से पता चल गया पहले अवयव से, समतुल्य है, सम्मित नहीं है। अभी को चेक करना होता है। संक्रामक, देखो वो 1 2, 1 2 का कोई और भी है क्या, 1 2 है और 2 से शुरू होने वाला इसके साथ क्या है, 2 2, तो इनका क्या बना, 1 2 और 1 2 है। ठीक है, इसका तो जोड़ा मिल गया। 1 2 के बाद में 2 से शुरू होने वाला कोई और भी है क्या, नहीं है सर, तो इसको छोड़ो। 2 2 है तो 2 2 से फिर 2 से शुरू होने वाला इसमें कोई नहीं है। देखो 2 2 के आगे कौन सा साथ जोड़ोगे, जो 2 से, इसके साथ कौन सा जोड़ोगे, इसके साथ वो जोड़ेंगे 2 से शुरू हो चेक करने, तो इससे 2 से शुरू होना केवल एक ही है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। 1 2 2 2 है और साथ में 1 2 बनता है तो वो ये बन गया। अब 2 2 के साथ वही जुड़ेगा यदि होगा तो कोई 2 से शुरू होने वाला हो, 2 से शुरू होने वाला और कोई नहीं है तो 2 2 से तो कोई जुड़ ही नहीं रहा, तो संक्रामक। ए बी बी सी है तभी ऐसी देखना है, ए बी बी सी तो बनाओ पहले। अब एक एक के लिए, एक से शुरू होने वाला कौन सा है, फिर ऊपर पहला ही रहा 1 2, एक एक है और 1 2 भी है, इसका मतलब 1 2 है सर, ये रहा 1 2, वो भी चेक हो गया। ठीक है, अब 4 4 के लिए कोई 4 से शुरू होने वाला है क्या, कोई नहीं है सर, खुद ही है, खुद का तो खुद के साथ होता है। 1 3 वाला देखो, 1 3 के साथ 3 3 3 3 वाला है, पहले तो 3 से शुरू होने वाला 3 3, इन दोनों से क्या बन जाता है 1 3, तो वो तो है सर। फिर 1 3 के साथ कौन सा बनता है 3 2, और इनसे जुड़ने वाला 1 2 बन जाता है, वो भी है सर, ये दोनों भी है, इनके साथ ये भी है, तो ये संक्रामक है। 3 3, 3 3 के साथ 3 से शुरू होने वाला कौन सा बनेगा, 3 3 वाला देखेंगे, फिर 3 2 बनेगा, तो 3 3 ये है, इनसे कौन सा बनेगा 3 2 है सर, 3 2। अब 3 2 के साथ चेक करेंगे वापस से, 3 2 तो 2 से शुरू होने कौन सा है, केवल 2 2, और इनसे कौन सा बन जाता है 3 2, ये भी है सर। तो इसका मतलब सबसे चेक कर लिया हमने, अब यहाँ करना ही पड़ा हमें, तो अपने पास ऑप्शन नहीं था। कैसे चेक करोगे, हमने अभी भी बताया कैसे चेक करेंगे हमें, कि पहले 1 2 ले लो। कई बार कहते हो सर ये कैसे पता चलता है, तो अब 2 से शुरू होने वाला पहले कोई जोड़ा मिलता है तब तो तीसरा देखेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं देखना। तो 2 से शुरू होने वाला देखो 2 2 था, अब ये 2 है इसमें, तो तीसरा भी होना चाहिए 1 2, 1 2 तो सर ये खुद ही बन गया, तो है बस। अब 1 2 से शुरू होने वाला और कोई नहीं था, फिर दूसरे 2 2 पे आ जाते हैं हम, तो मैंने बताया। तो 2 से शुरू होने वाले इसके साथ जोड़ो पहले, तो फिर कोई है ही नहीं, तो इसका तो भला हो गया। 1 1 है था, 1 1 के साथ कौन सा आएगा, 1 2 ऊपर रहा देखो पहला ही, तो ये दोनों सेम है, तो अब 1 2 भी होना चाहिए, 1 2 है। ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 16वां क्वेश्चन देखो, मान लीजिए कि समुच्चय n में प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिसमें संबंध r क्या है, a, b, जहां a बराबर है b माइनस 2 और b की वैल्यू किससे ज्यादा है, 6 से, द्वारा संबंध r है, तो 2 4। देखो a तो क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, r क्या है ए बी, और a बराबर क्या है b माइनस का 2, और साथ में b की वैल्यू किससे ज्यादा है, 6 से, b की वैल्यू किससे ज्यादा है 6 से, तो b की वैल्यू पहली बात तो 6 से ज्यादा ही होनी चाहिए,
ये दिया हुआ है तो बी 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता। ए और बी प्राकृत संख्या है क्योंकि ए और बी सारी प्राकृत संख्या ए से आएंगी और ए प्राकृत संख्या। तो देखो यहाँ से कुछ क्या गलत कट जाता है, यहाँ तो बी सर 4 है, बी हो ही नहीं सकता, बी 6 से ज्यादा होगा। एक ये तो ऐसे ही कट गया क्रॉस। अब आर में देखो 3,8 है क्या आर में, तय करेंगे 3 और 8 कब होंगे, जब ए बराबर किसकी हो, मतलब 3 बराबर कितने हो बी में, ए बराबर किसकी हो बी माइनस 2। तो बी में से 2 घटाओ, वो ए के बराबर होना चाहिए, तो 8 में से 2 घटाओ, बी में से 2 घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाओ तो कितना आना चाहिए ए के बराबर। यहाँ 8 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा 6, लेकिन ए तो कितना है 3, ये भी नहीं होगा सर। यहाँ देखो b कितना है 8 और b माइनस 2 किसके बराबर आना चाहिए a के 6 है, और ये 6 a है ना, और ये रहा। ये देखो b 7 है, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 5, फिर यहाँ तो 8 है, इसका मतलब ये भी नहीं। तो ऐसे इस संबंध से चेक कर सकते हो, होगा तो इस संबंध को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो यहां तक अपने जो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब इससे अगली एक्सरसाइज है। तो ये जो संबंध और फलन का जो पहला टॉपिक है, इसमें काफी एक्सरसाइज है और हमने एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ा है, इतनी गहराई से हमने इसको समझाने की कोशिश की है। तो हमें उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा और आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। इसके लिए